नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। राज्य टास्क फोर्स की आज हुई मीटिंग के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने घोषणा की है कि राज्य के जिन 25 जिलों में कोविड संक्रमण की स्थिति औसत से कम है और हालात लगभग पूरी तरह नियंत्रित हो चुके हैं, वहां पर सभी प्रतिबंधों को शिथिल करने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित फाइल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास भेजी जाएगी, जिस पर सीएम ठाकरे के हस्ताक्षर होने के बाद अगले 1-2 दिनों में इन 25 जिलों में लॉकडाउन को शिथिल किया जाएगा। इन 25 जिलों में अमरावती सहित विदर्भ क्षेत्र के सभी 11 जिलों का समावेश है। वहीं राज्य के पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड़ा परिसर स्थित 11 जिलों में कोविड संक्रमण को लेकर स्थिति अब भी चिंताजनक है। ऐसे में उन 11 जिलों को फिलहाल लेवल 3 में ही रखते हुए प्रतिबंधों को जारी रखा जाएगा। इसके साथ ही टॉकीज व मॉल को सभी कर्मचारियों का टीकाकरण पूर्ण करते हुए शुरू करने के बारे में भी इस मीटिंग में चर्चा की गई और कहा गया कि मुंबई में लोकल रेलगाड़ियों को आम यात्रियों के लिए चलाने के बारे में सीएम उद्धव ठाकरे द्वारा आगामी 1-2 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। गत रोज सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी शिक्षा बोर्ड को 31 जुलाई से पहले कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करने के बारे में निर्देश दिया गया था, जिसके बाद सीबीएसई व आईसीएसई द्वारा अपने परीक्षा परिणाम घोषित करने की कार्रवाई शुरू की गई। वहीं संभावना है कि कल अथवा परसों राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा भी कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, जिसकी समूचे राज्य में बड़ी बेसब्री के साथ प्रतीक्षा की जा रही है। विगत एक सप्ताह से मंडल न्यूज द्वारा शहर में व्याप्त कचरे एवं गंदगी की समस्या को लेकर चलाया जा रहा अभियान अब रंग लाने लगा है, जब इस विषय को लेकर नागरिकों व सामाजिक संगठनों द्वारा भी मुखर होकर आवाज उठाई जाने लगी है और मनपा प्रशासन से इसे लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। इसके तहत जहां एक और गुरुवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना व विदर्भ लहूजी सेना द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोडे को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द से जल्द इस समस्या की ओर ध्यान दिए जाने की मांग की गई। वहीं दूसरी ओर प्रहार जनशक्ति पार्टी तथा अमरावती विकास परिषद द्वारा इसी विषय को लेकर 2 अलग-अलग पत्रवार्ताएं बुलाई गई। इसके साथ ही कचरे एवं गंदगी की समस्या को लेकर मंडल न्यूज को रोजाना सैकड़ों ईमेल प्राप्त हो रहे हैं। विदर्भ लहूजी सेना द्वारा महानगर पालिका के आयुक्त प्रशांत रोडे को सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि प्रभाग क्रमांक 9 एसआरपी वडाली परिसर के मेहर बाबा कॉलोनी, गिरमकर लेआउट व गुरुकृपा कॉलोनी में विगत कई दिनों से नालियां व नाले गंदगी व कचरे से भरे पड़े हैं। इस परिसर में बड़े पैमाने पर मच्छरों का प्रादुर्भाव हो रहा है और परिसर के कई नागरिक मलेरिया व चिकनगुनिया के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इस परिसर में कभी भी साफ सफाई से संबंधित कोई काम नहीं होते। अतः यहाँ पर जल्द से जल्द यदि साफ सफाई नहीं की जाती है तो परिसर वासियों द्वारा मनपा प्रशासन के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया जाएगा। ते नाले एवढे भरले साहेब, एवढे मच्छर झाले, एवढा वास येणे हे बसायला म्हणणे सर एक आमच्या इथे ओपन स्पेस आहे, आपण एवढं डेव्हलपमेंट मॅडम तिथे खर्च केलेला आहे, एवढं तिथं गाजरगत लागलेलं आहे की साप वगैरे म्हणजे मी प्रत्यक्ष जर पाहिलं तर आम्ही सांगितल्यापेक्षा तुम्ही जर प्रत्यक्ष व्हिजिट दिली तुमच्या लक्षात येईल। वहीं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की अमरावती महानगर शाखा द्वारा निगमायुक्त प्रशांत रोडे को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि इस समय समूचे शहर में चहु और गंदगी व्याप्त है व डेंगू तथा चिकनगुनिया जैसी संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा है, लेकिन इसके बावजूद शहर के रिहायशी इलाकों से नियमित तौर पर कचरा उठाकर कंपोस्ट डिपो ले जाकर क्यों नहीं फेंका जा रहा। इसके अलावा यह सवाल भी पूछा गया कि इतने बड़े शहर से कचरा उठाने का जिम्मा केवल एक ही ठेकेदार को क्यों दिया गया है। त्यामुळे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला आज आक्रमक व्हावं लागलं आणि आक्रमकाचं रूप घेऊन आज आम्हाला आयुक्त साहेब प्रशांत रोडे सर यांच्याशी चर्चा करावी लागली। त्या चर्चेचं निराकरण झालं। आम्हाला त्यांना हेच सांगितलं त्यांना की आता तुम्ही बाहेर निघा, शहरातली अवस्था बघा, साफसफाई बघा, सगळ्या गोष्टी बघा, तुमच्या हाताखालचे अधिकारी काय कार्य करत आहे याच्याकडे लक्ष द्या आणि लवकरात लवकर हे कार्य करा। 34,000 घरात डेंग्यूची फवारणी झाली म्हणते, परंतु अजून कुठेही असं आढळून आलं नाही की डेंग्यूची फवारणी या महानगरपालिका प्रशासनाने केली। इतकंच नव्हे तर पावसाळा सुरू होऊन 2 महिने झाले, अनेक रस्त्यांची खड्ड्यामुळे चाळणी झालेली आहे। कॉलनीतले रस्ते अक्षरशः छिन्न विचिन्न झालेले आहे। अनेक ठिकाणी लाईट्स नाही, महिलांना तिथून जाया करावं लागते। वहीं राज्य मंत्री बच्चू खड़ू के नेतृत्व वाले प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से भी शहर में साफ सफाई की व्यवस्था के अभाव को लेकर आवाज उठाई गई है। प्रहार के शहर प्रमुख बंटी रामटेके द्वारा यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में कहा गया कि नियोजन के अभाव, अकार्यक्षमता व भ्रष्टाचार के जरिए अधिक से अधिक कमाई करने की लालच की वजह से पूरे शहर को कचरा बनाकर रख दिया गया है और मनपा के स्वच्छता विभाग के अधिकारियों व सफाई ठेकेदारों की आपसी मिलीभगत की वजह से शहर में हर ओर गंदगी व्याप्त है। वहीं साफ सफाई के नाम पर मनपा की तिजोरी से प्रति माह करीब 2.5 करोड़ रुपए साफ किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अमरावती विकास परिषद द्वारा बुलाई गई पत्रवार्ता में सामाजिक कार्यकर्ता प्रथमेश रविकांत गवई व समीर जौनजाल ने अमरावती शहर में साफ सफाई व कचरा संकलन के ठेके के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस भ्रष्टाचार के लिए मनपा के अधिकारियों की लापरवाही व मिलीभगत जिम्मेदार है, अतः ऐसे अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। पूजा कंस्ट्रक्शन या कंपनीकडे हा कंत्राट
ह्या कंत्राट एक 1360 समथिंग रुपयाप्रमाणे प्रत्येक ट्रिपचे प्रत्येक कंटेनरचे पैसे प्रथम मनपाने पूजा कन्स्ट्रक्शन कडून करारनामे पत्र लिहून घेतलेले आहे की 90% अधिक जर कचरा कंटेनर मध्ये अथवा ओपन ट्रक मध्ये असेल तर तो पूर्ण समजला जाईल, म्हणजे 100% समजला जाईल किंवा पूर्ण ट्रक भरलेला समजला जाईल. 90% ते 50% असेल तर त्याला अर्धी ट्रिप समजली जाईल. अर्धा म्हणजे इस समय अमरावती शहर से जिले में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी जानलेवा व संक्रामक बीमारियां जमकर पांव फैला रही हैं. अब तक अमरावती शहर से जिले में डेंगू के 664 संदेहित मरीज पाए जा चुके हैं, जिसमें से अमरावती मनपत क्षेत्र के 32 तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 54 मरीजों की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है. इसके अलावा जिले में कुल 1,32,000 लोगों को मलेरिया संदेहित पाया गया और उनके सैंपल जाँच हेतु भिजवाए गए, जिनमें मनपत क्षेत्र के 5 और ग्रामीण क्षेत्र के 4 ऐसे 9 लोगों को मलेरिया संक्रमित पाया गया है. साथ ही जिले में अब तक चिकनगुनिया के कुल 7 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें अमरावती मनपत क्षेत्र के 3 और ग्रामीण क्षेत्र के 4 मरीजों का समावेश है. जिले के अचलपुर परिसर में स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल सके, इस बात के मद्देनजर क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक तथा राज्य के जल संपदा व कामगार राज्य मंत्री बच्चू कडू ने राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई के साथ मिलकर सतत प्रयास जारी रखे, जिसके चलते अचलपुर व चांदूर बाजार परिसर में 3 MIDC स्थापित करने को अनुमति मिली है. ऐसे में अब तोंडगांव, भूगांव व चांदूर बाजार में MIDC स्थापित की जाएगी. इस विषय को लेकर उद्योग मंत्री के साथ राज्य मंत्री बच्चू कडू की आज ही एक बैठक भी हुई. जिले की सांसद नवनीत राणा ने दिल्ली अधिवेशन के दौरान जिले के सर्वांगीण विकास हेतु लगातार प्रयास जारी रखे. इसके तहत उन्होंने गुरुवार को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की और जिले के रेल से संबंधित विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने पर चर्चा की. बडनेरा नई बस्ती परिसर के सदगुरु नगर निवासी बावरी परिवार की ओर से अमरावती की नई जिलाधीश पवनीत कौर का भावपूर्ण स्वागत किया गया. इस समय कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने हेतु सरकार की ओर से विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं. साथ ही प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का टीकाकरण भी किया जा रहा है, जिसकी वजह से राज्य सहित देश में संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक कम हुई है. लेकिन इन दिनों दुनिया के अन्य कई देशों में एक बार फिर संक्रमण का असर देखा जा रहा है. आगामी दिनों में पर्व व त्योहारों का दौर शुरू होने वाला है. ऐसे में लोग बाग बड़ी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना कर सकते हैं. ऐसी स्थिति की वजह से अमरावती शहर में कोविड संक्रमण का असर न फैले, इसके लिए शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने सभी शहर वासियों से कोविड त्रिसूत्री के नियमों का पालन करने को लेकर आह्वान किया है. पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने एक एनिमेटेड वीडियो क्लिप जारी करने के साथ ही सभी शहर वासियों को मास्क पहनने, सैनिटाइजर का प्रयोग करने व सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को लेकर सतर्क व सजग रहने के बारे में आह्वान किया है. जिला परिषद शालाओं की कई इमारतें अब खस्ताहाल व जर्जर हो चुकी हैं. ऐसे में इन शालाओं की कक्षाओं को विद्यार्थियों के लिहाज से खतरनाक कहा जा सकता है. इस बात के मद्देनजर जिला परिषद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविशान पंडा ने ऐसी कक्षाओं को तुरंत तोड़कर गिराने का आदेश प्राथमिक शिक्षा अधिकारी के नाम जारी किया है, जिसके अनुसार शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले की 272 जीपा शालाओं की 526 कक्षाओं को तत्काल निर्लेखित करने के निर्देश 14 पंचायत समितियों के गठ शिक्षा अधिकारियों के मार्फत संबंधित शालाओं के मुख्याध्यापकों के नाम जारी किए गए घोषित किए गए. इनमें जिले में गुरुवार को केवल 3 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए. वहीं लगातार 12वें दिन कोविड संक्रमण की वजह से जिले में किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई. यह अपने आप में बेहद राहत वाली खबर है और माना जा सकता है कि अब कोविड संक्रमण की रफ्तार ने लगभग दम तोड़ दिया है. इसके साथ ही अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,495 पर जा पहुंची है. वहीं गुरुवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 5 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया. जिले में अब तक कुल 94,848 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं. इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 86 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 27 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 59 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 32 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है. साथ ही मनपा क्षेत्र में 17 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 37 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं. बीते 24 घंटे के दौरान 2,306 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.13% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. यह पॉजिटिविटी रेट का अब तक का सबसे न्यूनतम स्तर है. वहीं इस समय कोविड संक्रमितों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण बढ़कर 98.29% पर पहुंच गया है. गुरुवार को समूचे संभाग में केवल 15 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 5, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 3 तथा वाशिम के 2 मरीजों का समावेश रहा. साथ ही गुरुवार को 16 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 4 तथा वाशिम के 4 नागरिक शामिल हैं. संभाग में अब तक कुल 3,56,660 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,50,510 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं. इन दिनों कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन की आपूर्ति का काम बुरी तरह से गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से प्रत्येक सप्ताह में 2 से 3 दिनों तक टीकाकरण केंद्र बंद रहते हैं. साथ ही ऑनलाइन पंजीयन कराने के बाद टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचने वाले लाभार्थियों को वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं रहने के चलते बिना टीका लगाए अपने घर लौटना पड़ता है. इस समय 18 से 44 वर्ष आयु गुट में ही अमरावती जिले के करीब 1,30,000 लाभार्थियों को वैक्सीन का दूसरा डोज मिलना बाकी है. ऐसे में कहा जा सकता है कि यदि यही रफ्तार कायम रही तो हर एक व्यक्ति को वैक्सीन के दोनों डोज लगाने के लिए कम से कम 2 साल का समय लग सकता है.
राज्य सरकार की ओर से अकोला स्थित विभागीय स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय को कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के 1,45,000 डोज की खेप उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कोविशील्ड के 97,000 व कोवैक्सीन के 48,000 डोज का समावेश है। इसमें से अमरावती जिले को कोविशील्ड के 28,000 व कोवैक्सीन के 13,000 डोज आवंटित किए गए हैं। वहीं अकोला को कोविशील्ड के 15,000 व कोवैक्सीन के 6,000, बुल्ढाना को कोविशील्ड के 19,000 व कोवैक्सीन के 13,000, वाशिम को कोविशील्ड के 4,000 व कोवैक्सीन के 5,000 तथा यवतमाल को कोविशील्ड के 31,000 व कोवैक्सीन के 11,000 डोज आवंटित किए गए हैं। विगत कई दिनों से वैक्सीन की उपलब्धता नहीं रहने की वजह से समूचे संभाग में टीकाकरण का काम बड़ी सुस्त गति से चल रहा था। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वैक्सीन का नया स्टॉक उपलब्ध हो जाने की वजह से अब टीकाकरण का काम एक बार फिर रफ्तार पकड़ेगा। नाट्यकर्मियों को प्रति माह 5,000 रुपए निर्वाह भत्ता देने सहित अपनी अन्य प्रलंबित मांगों को लेकर रंगकर्मी आंदोलन संगठन की ओर से जिलाधीश पवनीत कौर को एक निवेदन सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि विगत 1.5 वर्षों से कोविड महामारी के चलते विभिन्न क्षेत्रों के नाट्यकर्मियों के हाल बेहाल हुए हैं और वे भुखमरी तथा बेरोजगारी का शिकार हैं। वहीं इस दौरान कई कलाकारों ने आत्महत्या तक की है, अतः राज्य सरकार द्वारा उनकी समस्याओं की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाए। जेसीआई अमरावती क्लासिक द्वारा विगत 20 वर्षों से प्रतिवर्ष देश की सीमा पर तैनात रहने वाले फौजी भाइयों के लिए रक्षाबंधन के पर्व पर राखियां भेजी जाती हैं। इस परंपरा को इस वर्ष भी कायम रखा जाएगा और आगामी 15 अगस्त को फौजी भाइयों की कलाई पर बांधने हेतु राखियों की खेप रवाना की जाएगी। जेसीआई अमरावती क्लासिक द्वारा चलाए जाने वाले इस उपक्रम में माहेश्वरी, ओसवाल, ब्राह्मण, सिखवाल, राजस्थानी व अग्रवाल समाज की महिला संगठनों का भी भरपूर सहयोग मिलता है और प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में राखियां एकत्रित होती हैं। जनसेवा फाउंडेशन की क्षेत्रीय प्रतिनिधि मायावती वानखड़े द्वारा जानकारी दी गई है कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू हो रही है और वरिष्ठ नागरिकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने के लिए केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, जनसेवा फाउंडेशन, राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में यह उपक्रम शुरू किया जा रहा है। यह हेल्पलाइन रोजाना सुबह 8 से रात 8 बजे तक शुरू रहेगी। 2 दिन पूर्व राजापेट थाना पुलिस ने फर्जी स्टॉप के पास 2 स्कॉर्पियो वाहन की जांच पड़ताल करते हुए वाहन में छिपाकर रखे हुए करीब 3.5 करोड़ रुपए की रकम बरामद की थी। यह रकम हवाला से संबंधित रहने का संदेह होने के चलते दोनों वाहनों में सवार 4 लोगों सहित पास ही स्थित वीणा अपार्टमेंट से अन्य 2 लोगों ऐसे कुल 6 लोगों को हिरासत में लिया गया था। पश्चात गुजरात निवासी कमलेश शाह व्यक्ति ने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट व वकील के साथ राजापेट थाने में पहुंचकर यह रकम अपनी होने का दावा किया तथा रकम से संबंधित दस्तावेज भी पेश करते हुए अपने लोगों को छोड़ने और रकम वापस लौटाने की मांग की। लेकिन इसी बीच राजापेट थाना पुलिस द्वारा मामले की जांच हेतु अनुमति मिलने के लिए अदालत में अर्जी की गई थी, जिसके चलते अहमदाबाद निवासी व्यापारी की ओर से भी स्थानीय अधिवक्ता मनोज उर्फ अमित मिश्रा ने 3.5 करोड़ रुपयों की रकम के साथ साथ 2 स्कॉर्पियो वाहन व जब्त किए गए 8 मोबाइल वापस मिलने हेतु सुपुर्दनामे की अर्जी लगाई। इस अर्जी को अदालत द्वारा स्वीकार करने के साथ ही सुनवाई के लिए कोर्ट क्रमांक 5 के सुपुर्द किया गया है, जहाँ पर कल शुक्रवार 30 जुलाई को सुपुर्दनामे की अपील पर अदालत द्वारा सुनवाई की जाएगी। वहीं 2 दिन पूर्व 3.5 करोड़ रुपए की रकम के साथ राजापेट पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए सभी 6 युवकों को नोटिस पर रिहा कर दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने आई है। शहर में हाल फिलहाल ही एक के बाद एक हत्या की 3 सनसनीखेज वारदातें घटित हुई हैं। इन तीनों घटनाओं में आरोपियों द्वारा चाइना चाकू का प्रयोग किया गया। इन धारदार चाकुओं को ऑनलाइन मंगाया जाता है। यह बात स्पष्ट होते ही शहर पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने चाकू की ऑनलाइन बिक्री करने वाली कंपनियों को अपने निशाने पर लिया है और संबंधित कंपनियों के नाम से सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए 9 इंच से अधिक लंबाई वाले धारदार हथियारों की ऑनलाइन बिक्री व वितरण पर अमरावती शहर में प्रतिबंध लगा दिया है। समीपस्थ परदौड़ा मार्ग पर रेसा में बने रेलवे पुल के नीचे अवैध तरीके से आरा मशीन व लकड़ा व्यवसाय शुरू किए जाने की जानकारी सामने आते ही वन विभाग की टीम ने गत रोज यहां पहुंचकर जांच पड़ताल की और लकड़े के स्टॉक से संबंधित दस्तावेजों को जानते हुए लकड़ों की नापजोख भी की। वहीं सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग ने रेलवे पुल के नीचे अवैध तरीके से चलाए जा रहे लकड़ा व्यवसाय को 7 दिन के भीतर यहाँ से हटाने के बारे में नोटिस जारी की है। जारी वर्ष के पहले 5 माह दौरान अमरावती शहर के अलग अलग इलाकों में रहने वाली 40 अल्पवयीन लड़कियां अपने घर परिवार को छोड़कर भाग निकली। पश्चात मामले की शिकायत मिलने पर जांच पड़ताल और कार्रवाई करते हुए शहर पुलिस द्वारा इनमें से 38 लड़कियों को खोजने व बरामद करने में सफलता हासिल की गई। इनमें से अधिकांश लड़कियां प्रेम संबंधों के झांसे में आकर अपने घर से भाग निकली थी, ऐसी जानकारी सामने आई है। महावितरण की ओर से शहर में अवैध रूप से बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी शुरू की गई है। इसी कड़ी में महावितरण की टीम ने 4 ग्राहकों के घरों से कुल 3,52,000 रुपए की बिजली चोरी को उजागर किया और संबंधितों के खिलाफ बडनेरा पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया। जिन लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किए गए हैं उनमें जीतू कृष्ण कुमार पंजवानी, जितेंद्र नोटानी, रमेश गिडवानी व सुरेश गिडवानी का समावेश है।
जिले के ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्रों में इन दिनों ऑनलाइन फ्रॉड की घटनाएं बड़ी तेजी से सामने आ रही हैं, जिसके मद्देनजर ग्रामीण पुलिस की ओर से लगातार जन जागृति की जा रही है। बावजूद इसके लोग बाग ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। परतवाड़ा और कुर्रा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले 2 लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं, जिसके तहत शांति निकेतन कॉलोनी में रहने वाले व्यक्ति के KYC को अपडेट करने के नाम पर अज्ञात बदमाश ने 1,29,000 रुपए शिकायतकर्ता के बैंक खाते से उड़ा लिए। वहीं दूसरी घटना में कुर्रा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत अशोकनगर में रहने वाली 21 वर्षीय छात्रा व उसके भाई के अकाउंट से अज्ञात बदमाश द्वारा 2,01,000 रुपए की रकम उड़ा ली गई। कोल्हापुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र में आने वाले सराफा बाजार स्थित सराफा दुकान में मंगलसूत्र बनवाने के लिए गई महिला की पर्स से छोटी पर्स चुराकर अज्ञात चोर ले भागे, जिसमें नगद व सोने के आभूषण रखे हुए थे। चुराए गए माल का मूल्य 62,000 रुपए के आसपास बताया गया है। महिला की शिकायत पर कोल्हापुरी गेट थाना पुलिस मामले की जाँच कर रही है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।